हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हम लोगों ने कितने मेथड्स पढ़ लिए? तो देखिए, एक पहला हो गया ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीख गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोगों ने देखा था अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड डिस्कस किया हुआ था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व किया हुआ था। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो 3.4 एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब हमारा आज का लास्ट अलजेब्रिक मेथड बचा हुआ है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम अब यूज करेंगे इन सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये बहुत ही इजी मेथड है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं हमें ये देखना है। अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम लेकर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का ही एक प्रॉब्लम लीजिए, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन, उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और इधर हम मेथड डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और हमें वैल्यू मिल जाएगा वेरिएबल्स का, एक्स और वाई वेरिएबल्स का, ठीक है। तो पहला देखिए, बुक में 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसको पढ़िए बुक में, पेज नंबर 62 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि कौन से पेयर के पास कितना सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। कॉमन नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो पहले तो आपको यही चेक करना है, जो हमें यहाँ टोटल 4 प्रॉब्लम्स दिया हुआ है इसमें, तो हमें यही चेक करना है पहले कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास यूनिक सोल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर नो सोल्यूशन है। उसको चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है, इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन। अगर हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है उस केस में फाइंड इट बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें उस यूनिक सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, इसके लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं रेशियोज का। हम लोग निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम लोग क्या बोलते थे, कितना सोल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास, तो यूनिक सोल्यूशन होगा और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। और अगर लाइन की बात करिए तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है हमें। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो हम लोग कहते थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन। और हमें नो सोल्यूशन मिलेगा तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और एक लास्ट वाला, जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। और लाइन की बात करिए तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। इसको हम डिपेंडेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखिए, इसमें 3.5 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट का फर्स्ट वाला। ये हमें दिया हुआ है x - 3y - 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। और इक्वेशन नंबर सेकंड है 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें तभी सॉल्व करना है जब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि रेशियो की वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें रेशियो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्या निकालेंगे, a1/a2, उसके बाद क्या निकालेंगे, b1/b2, एंड देन हम लोग निकालेंगे c1/c2। फिर इसको कंपेयर कर लेंगे और चेक करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइटली मेनी या नो सोल्यूशन। a1/a2 निकालिए। a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालने के लिए हमने आपको बताया है इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करिए तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें और भी कंडीशंस हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं, एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉन जीरो है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी क्या है, नॉन जीरो। तो a1 बाई a2 की वैल्यू निकालिए। देखिए x का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1, x का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 3, a1 बाई a2 निकल गया। b1 बाई b2 निकालिए। y का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में कितना है, -3, y का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में -9, कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे 1/3। अभी तक तो ये दोनों इक्वल मिल गया। तो ये दोनों इक्वल मिलने का मतलब यूनिक सोल्यूशन तो अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब c1 बाई c2 निकालिए, कितना आया देखिए, -3/-2, ये कितना आ गया, 3/2 कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमें क्या रेशियो मिला, कंपेयर करने पे हमें मिल गया रेशियो के बीच रिलेशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये किसका कंडीशन है, ये हमें बताता है पैरेलल लाइंस। हमसे पूछा गया है कैसा सोल्यूशन है, तो बताइए पैरेलल लाइन मिला तो नो सोल्यूशन होगा, है ना। तो देयरफॉर लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नो सोल्यूशन। तो इस केस में नो सोल्यूशन जब हमें मिलेगा या जब हमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा, तो उस केस में हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर में लिख देंगे नो सोल्यूशन। अब इसका सेकंड वाला प्रॉब्लम देखिए, जब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले में फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड देन लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है या नहीं, इसको देख लीजिए। तो ये हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ऐसे है, इक्वल टू राइट साइड 0 है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करेंगे कितना हो गया, ये 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया, इसको 3 मान सकते हैं आप। और इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए 8 को, तो लेफ्ट में ट्रांसपोज करिए 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो पहला वर्क हमें क्या करना है, पहला वर्क हमें रेशियो निकालना है। a1 बाई a2 निकाल लीजिए। x का कॉफिशिएंट देखिए, यहाँ पहले इक्वेशन में 2, दूसरे में 3, 2/3 हो गया। b1 बाई b2 निकाल लीजिए। y का कॉफिशिएंट देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1/2 हो गया। c1 बाई c2 निकाल लीजिए। यहाँ पे -5 है और दूसरे इक्वेशन में कितना है, -8। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 5/8। कंपेयर कर लीजिए रेशियोज को। तो हम देख रहे हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो हमें c1 बाई c2 देखने की अब ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिल गया, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। c1 बाई c2 हम नहीं लिखेंगे अब कुछ भी उस पर। जब ये डज नॉट इक्वल यही मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मिल गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ इतना दूर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब हम इसी को क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व कैसे होगा देखिए, इसमें एक डायग्राम का हम लोग हेल्प लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। डायग्राम कौन सा बनाएंगे, यहाँ देखिए पहले y का कॉफिशिएंट, पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट देखिए b1 है, यहाँ b1 लिख लीजिए। उसके नीचे जस्ट b2 लिख लीजिए, दूसरे इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे वाले कॉलम में इसके आगे कांस्टेंट टर्म है c1 पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में क्या है c2, उसके नीचे c2 लिख लीजिए। 2 कॉलम हो गया।
तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे अब लिखेंगे a1 लिखेंगे पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और दूसरे में x का कोएफिशिएंट a2। 3 कॉलम हुआ। फिर यहाँ पे b1/b2 एक बार फिर से लिखेंगे, तो b1/b2 से स्टार्ट करेंगे, b1/b2 नहीं, b1 और b2 से, y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे b1 b2 से, फिर b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे b1 b2 तक पहुँच जाएंगे। इतना पहले वहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 3 और 4 को देख करके। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाइए कि क्या लिखेंगे, पहले y के कोएफिशिएंट से, यहाँ गलती मत करिएगा, x के कोएफिशिएंट से नहीं, कहाँ से, y के कोएफिशिएंट से। पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1, दूसरे में y का कोएफिशिएंट 2, तो 1 2 हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म -5 हो गया -8, इसके बाद x का कोएफिशिएंट 2 हो गया 3 हो गया, फिर y का कोएफिशिएंट 1 2। ये डायग्राम हमारा हो गया कंप्लीट इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। एरो लगा रहे हैं देखिए, b1 को c2 में, ठीक है। उसके बाद b2 को c1 में मल्टीप्लाई कराना है, और लिखना इसको कैसे है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको यहाँ से आपको मिलेगा x का डिनोमिनेटर, किस वेरिएबल का डिनोमिनेटर मिलेगा, x का डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब यूज हो रहा है, x अपान b1 को कहाँ मल्टीप्लाई, देखिए पहले ऊपर से आएंगे, b1 को c2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया b1 c2। उसके बाद माइनस साइन लगा लेंगे, कौन सा साइन, माइनस साइन। फिर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करिए b2 c1, ठीक है, ये हो जाएगा x का डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा x अपान डिनोमिनेटर में कितना हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई कराना हमें, 1 को -8 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया -8। उसके बाद माइनस साइन लगा लेंगे, तो फार्मूले में ही है ना, माइनस साइन, ठीक है। फिर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करिए, 2 को -5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया -10, ठीक। x वाला हो गया सॉल्व। अब y वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो हमें दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा, जिसमें वो हमें y वाला टर्म बताएगा। तो इक्वल टू, इसको लिखेंगे y अपान c1 को a2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे c1 a2, फिर नीचे से ऊपर की तरफ c2 a1, इसके पहले माइनस लगा लेंगे c2 a1। ऐसे y वाला यहाँ पे फिल करो, कितना हो गया इक्वल टू। अब इक्वल टू क्यों लग रहा है ये सब अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, जब इसका मेथड, अभी जो ओरिजिनल मेथड है ये कैसे आया, ये चीज़ x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 y अपान ये कैसे आ रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कैसे कोई क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। तो स्टेप्स में आपको दिखा होगा, पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में डायग्राम का हेल्प लेंगे, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लेंगे, और स्टेप 3 में हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। x अपान इक्वल टू y अपान इक्वल टू, अभी फिर लिखेंगे एक चीज़, तो y वाला कंप्लीट करिए, यहाँ पे -5 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, -5 3 में मल्टीप्लाई हो गया -15। उसके बाद माइनस साइन लगा लेंगे, -8 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, -16 इक्वल टू, ठीक है, y वाला भी हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे इक्वल टू 1 अपान a1 को b2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, a1 b2 माइनस a2 को b1 में, सेम वैसे ही जैसे पिछले वाले में कर रहे थे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 1 अपान 2 को 2 में मल्टीप्लाई कराओगे 4 हो गया, माइनस साइन लगाओगे, 3 को 1 में मल्टीप्लाई कराओगे 3, ठीक हो गया सॉल्व। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल गया हमें, x अपान ये -8 हो गया +10 हो गया, इक्वल टू y अपान -15 +16 हो गया, इक्वल टू 1 अपान 4 - 3 की वैल्यू कितना हो गया 1। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो हमें मिल गया x अपान 2 इक्वल टू y अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1। 1 अपान 1 को 1 भी लिख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना रहेगा, अब हम x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे, ये हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। x वाले टर्म को
इस कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, फिर y वाले को किसके साथ सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म वाले के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना होगा तो x अपान b1c2 माइनस b2c1, इसको किसके इक्वल करा देंगे, 1 अपान a1b2 माइनस a2b1 के इक्वल करा देंगे। एंड ये जो y वेरिएबल वाला टर्म है y अपान c1a2 माइनस c2a1, इसको किसके इक्वल करा देंगे, 1 अपान a1b2 माइनस a2b1 के इक्वल करा देंगे। यहाँ से x की वैल्यू देखो निकालो कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये देखिए निकल गया x की वैल्यू, ठीक है, ये जनरल मेथड है। एंड y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो ये मिल गया हमें y की वैल्यू। अब देखिए x और y की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा, आपको दिख रहा होगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉन जीरो हो। x और y तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड क्या हो जाए, a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू जीरो। या इसको और अगर आप आगे थोड़ा सा सॉल्व करिए a1b2 माइनस a2b1 नॉन जीरो को, तो यहाँ देखिए a1b2 इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, इक्वल टू नहीं, डज नॉट इक्वल टू मिलेगा हमें, डज नॉट इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a2b1। a2 से यहाँ डिवाइड करा दीजिए a1 अपान a2, इस a2 से यहाँ डिवाइड करा दीजिए, b2 से राइट में डिवाइड करा दीजिए, तो b1 अपान b2 हमें क्या मिल गया, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a2 से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा दिएगा, a1 बाई a2 होगा, b2 से इधर डिवाइड करा दिएगा, b1 बाई b2 होगा, और यहाँ डज नॉट है तो यहाँ डज नॉट रहेगा। तो ये देख रहे हैं हम यूनिक सोल्यूशन वाला केस आ गया, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब x और y की वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या हो जाए, इस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम तभी सॉल्व करेंगे जब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मीन्स a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो। इसीलिए इस क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि यूनिक सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम किस मेथड से निकालेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालेंगे। अब इसमें देखिए x बाई 2 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1 आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ, फिर y वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल करा लेंगे। x अपान 2 इक्वल टू 1 हो गया, है ना, इसके इक्वल करा लिए, ठीक। एक बार इसको इक्वल करा लो, एंड y वेरिएबल y अपान 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ से निकाल लो वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को आप 1 बाई 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2, एंड y की वैल्यू कितना मिल गया, 1। ये हो गया हमारा आंसर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये हो गया जनरल मेथड, कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। जो बचे हुए उसके प्रॉब्लम है, फर्स्ट का इसमें थर्ड और फोर्थ वाला 2 पार्ट बचा हुआ है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमें यही सीखना था कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेथड आपके समझ में आ गया होगा। अगर थ्योरी की बात किया जाए तो थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए। सपोज करिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है। एक ये इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम चाहते हैं y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। हम वही फार्मूला निकालने पे लगे हुए हैं, x अपान ये जो आया था ना, इक्वल टू y अपान इक्वल टू 1 अपान ये करके जो आया था, उसी को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे आया था। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 हो गया। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम y वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। कौन सा वेरिएबल, y वेरिएबल, या तो आपकी मर्जी x वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। एक यहाँ y का कोएफिशिएंट देखिए b2 है, तो इसको b2 से मल्टीप्लाई हमने करा दिया,
और इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट b1 है, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, b1 से, जिससे y का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल। एलिमिनेशन मेथड की तरह है, एलिमिनेशन मेथड ही यूज हो रहा है यहाँ पे, तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पे देखिए कितना मिल गया, इक्वेशन 1 रिड्यूस हो गया, यहाँ b2 से मल्टीप्लाई हुआ, a1 b2 हो गया, ये a1 b2x प्लस यहाँ पे b1 b2y हो गया, प्लस c1 b2 इक्वल टू, यहाँ b2 से मल्टीप्लाई होगा c1 b2 हो गया, यहाँ b2 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, और इसमें b1 से मल्टीप्लाई कराइए ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा a2 b1 प्लस यहाँ b1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b1 b2 या b2 b1 जो भी आप लिखिए, प्लस यहाँ b1 से मल्टीप्लाई हुआ तो c2 b1 हो जाएगा, और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। अब इन दोनों में आप देखिए तो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो चुका है। इसको अगर साइन देखिए तो सेम साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में 4 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ साइन चेंज कर लीजिए, तो ये टर्म हो गया कैंसिल। हमें कितना मिल गया, a1 b2x माइनस a2 b1x इक्वल टू a1 b2x माइनस a2 b1x इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट में अभी और भी है, यहाँ पे देखिए प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट में हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया, a1 b2, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, माइनस a2 b1, यहाँ x कॉमन हो गया, और इसको राइट में हम भेज दे रहे हैं, ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। राइट में ट्रांसपोज करने पे कितना मिल जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, c2 b1 माइनस c1 b2। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, x इक्वल टू कितना मिल गया, c2 b1 माइनस c1 b2 अपान, इससे डिवाइड हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। x की हमें ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो यहाँ लिख देंगे आगे प्रोवाइडेड, कब एग्जिस्ट करेगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉन जीरो। या इसे को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करिए तो क्या मिल जाएगा, a1 b2 डज नॉट इक्वल टू a2 b1, ये ट्रांसपोज हो गया टर्म। यहाँ a2 वाला a2 से यहाँ डिवाइड करा दीजिए, a2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, a1 बाई a2 हो गया, डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ b2 मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया b1 बाई b2। या आप कहिए कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो हमें x की वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, और दूसरा इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो बाई इक्वेशन 1 में देखिए a1x, x की वैल्यू कितना रख देंगे, x के प्लेस पे हमने रख दिया c2 b1 माइनस c1 b2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमें y निकालना है, तो b1y वाला टर्म होल्ड करिए लेफ्ट में और सबको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में। तो b1y इक्वल टू कितना हो गया, c1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस c1। अब इसमें a1 से मल्टीप्लाई करा के तब ट्रांसपोज कर रहे हैं, a1 से मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमरेटर में होगा, ट्रांसपोज करिए टर्म को तो ये माइनस में हो जाएगा, टर्म पूरा उधर राइट में जाएगा तो माइनस में हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, a1 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो गया c2 a1 b1 माइनस c1 a1 b2 डिवाइड बाई न्यूमरेटर इतना, डिनोमिनेटर इतना ही रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम आप लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, यही एलसीएम रहेगा, माइनस c1 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, a1 b2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस a1 b2 c1। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस a2 b1
C1, ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई C1 में। अब इसको ओपन करिए, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए इन साइड, तो ये कितना हो गया C2 A1 B1, सब कैलकुलेशन ही है, ये आप खुद ही कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस C1 A1 B2, y की वैल्यू हमें निकालना है, वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म कोई कैंसिल हो जाएगा, A1 B2 C1 यहाँ देखिए है, और यहाँ पे क्या है A1 वाला टर्म खोजिए, तो यहाँ पे है A1 B2 C1, ठीक है, A1 B2 C1, और ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, ये दो टर्म बचा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है, देख रहे हैं आप, यहाँ A2 है तो यहाँ A1, ठीक है। तो यहाँ कॉमन देखो क्या है, कॉमन B1 है, B1 कॉमन करा लीजिए, B1 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा A2 C1 माइनस B1 कॉमन हो गया माइनस C2 A1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ये किसकी वैल्यू आया, B1 y की वैल्यू आया, ठीक है। अब ये B1 से ये B1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इस B1 से जाके इस साइड डिवाइड होगा, तो B1 B1 दोनों हो जाएगा कैंसिल। हमें y की वैल्यू कितना मिल गया, y की वैल्यू मिल गया A2 C1 माइनस C2 A1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये y की वैल्यू भी तभी एग्जिस्ट करेगा, कंडीशन वही है, प्रोवाइडेड A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, उसको हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो ये हमें मिल गया x और y की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गया। अब अगर एक डायग्राम का हेल्प लिया जाए, वही डायग्राम अभी बनाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। इसको देखिए इस तरीके से भी सेट किया जा सकता है, x और y हमें मिल गया है, तो इसको मैं एक दूसरे मेथड से सेट कर रहा हूँ। नाउ वी कैन राइट दीज सॉल्यूशंस का मतलब जो x और y की वैल्यू हमें मिला हुआ है, दिस सॉल्यूशन एज किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखिए लिख सकते हैं x के डिनोमिनेटर में इसको ला के डिवाइड करा सकते हैं ना, ये जो न्यूमरेटर में यहाँ पे है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा x अपान कितना हो गया C2 B1 माइनस C1 B2, ठीक। इसकी वैल्यू कितना मिल गया आपको, यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसकी वैल्यू मिल गया 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। इक्वेशन 1 से इसको मान लीजिए अगर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमें ये मिल गया, और इसको मान लीजिए अगर इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल गया, फर्स्ट सेकंड तो हम लोग मान चुके हैं, 3 4 भी मान चुके हैं, तो इसको 5 मानिए और इसको आप क्या मान लीजिए 6, तो इक्वेशन नंबर 5 से ये हमें मिला, और बाई इक्वेशन 6 से हमें कितना मिलेगा, यहाँ न्यूमरेटर को ला के डिवाइड करा लीजिए, तो कितना हो गया y अपान A2 C1 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करिए तो हम देख रहे हैं ये जो राइट साइड में वैल्यू है दोनों में सेम वैल्यू मिल रहा है हमें, तो अब इसी को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं अब इसको, x अपान C2 B1 माइनस C1 B2 इक्वल टू y अपान, ये तीनों चीज़ें इक्वल हो गया आप आपस में, है ना, ये तीनों इक्वल हो गया, वही लिख रहे हैं, y अपान A2 C1 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपान, यहाँ मिल गया आपको A1 B2 माइनस A2 B1। यही हम लोग फार्मूला यूज कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड A1 B2 माइनस A2 B1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसी फार्मूले को याद करने से बचने के लिए, इसको लर्न ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं, जिससे हमें ये डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ें हैं वो मिल जाता है। किस डायग्राम का हेल्प लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आपको याद होगा, y के कॉफिशिएंट से शुरू कर रहे थे, b1 b2, उसके बाद लिख रहे थे सेकंड कॉलम में c1 c2, थर्ड कॉलम में a1 a2,
और उसके बाद फिर फोर्थ कॉलम में b1 b2। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ लिख रहे थे x अपान, यहाँ से हमें x वेरिएबल मिलता था, है ना, यहाँ से क्या मिलेगा x, और इस वाले से हमें क्या मिलेगा y, और इस वाले पे हमें 1 न्यूमरेटर। x अपान यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे b1 c2, उसके बाद माइनस साइन लगाते थे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराते थे नीचे से ऊपर की तरफ b2 c1, उसके बाद y अपान यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे c1 a2, उसके बाद माइनस c2 a1, एंड देन 1 अपान a1 को b2 में, फिर माइनस साइन a2 b1। अब आप इसको कंपेयर करिए तो सेम वही एकदम चीज़ मिला हुआ है। तो हम लोगों को अब ये तो हो गया डेरिवेशन इसका, है ना, कैसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला मिला। अब हम लोगों को लेकिन यूज करना होगा इसको, तो हम लोग ये डायग्राम के हेल्प से ही हम यूज करेंगे इसको, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक बताया था कि कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।